Hi kids, hello everyone. How are you? कैसे हो भाई? How are you? पहले तुम्हारी रिएक्शन बंद कर दे। इतने बेहतरीन रिएक्शन दे रहे हो। आज हमारे साथ गौरव सर जुड़ने वाले हैं। सर अभी ज्वाइन करने वाले हैं। सबको मैं सुनाई दिखाई सब बढ़िया से दे रही हूँ। यस, बताओ बच्चों। बढ़िया दिख रही है मैम? चलो, आज बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है रिगार्डिंग योर स्कोर इन नीट एग्जाम। ठीक है कि आज की डेट में अगर मैं देखूं तो आज सब बच्चों को एक प्लान बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि हाउ टू मेक अ प्लान। यस, कैसे हम प्लान बनाएं अपने हर दिन का और फिर हर महीने का, हर हफ्ते का। ये प्लान बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है बच्चों के लिए। राइट बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं चीज, है ना? यस, हाय तो मैम। मैं एक बार ओ हाय गौरव सर। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देख के मैं और ठीक हो गई हूँ। सेम हियर सेम हियर। हाय बच्चों। पड़ी हुई थी तब बोरिंग स्केड्यूल चल रहा था बट हाँ, आपको देख के ज्यादा अब अच्छा लग रहा है बहुत। दिस ऑनलाइन वाला सीन मैम, वरना तो हम ऑफिस में मिलते रहते। हाँ, तब तो बहुत यस। मजे थे। कुछ खाने पीने को भी मिल जाता था, सर से पार्टी भी मिल जाती थी कई बार। यस मैम। और सर सब ठीक? ऑल गुड ऑल गुड। ऑल गुड। सर आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं सेटअप में अभी क्लास व्लास लेके जस्ट अभी हटे हैं। राइट, अभी प्लस की क्लास जस्ट खत्म हुई। हाँ, यस। क्या बात है, क्या बात है। एक्साइटमेंट था कि मैम के साथ आज कंबाइंड सेशन लेने का मौका मिलेगा बहुत दिनों बाद। मैंने जबरदस्ती करवाया, पता है, अकेडमी से मैंने बोला मुझे गौरव सर के साथ लेना है सेशन मेरे को वहाँ पे। यस हाँ। यस। यस बहुत मैम। बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के। तो आज सर मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स बनाए हैं। हाँ हाँ। ये वो पॉइंटर्स है जो बच्चों की मेरे को ज्यादातर डाउट्स, चाहे प्लस के हो या यूट्यूब के हो या स्पेशल के हो, ये अक्सर ये डाउट्स पूछते हैं। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंटर लेंगे और आप उस पे बताना कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से हम इनके मैक्सिमम डाउट्स आज के सेशन में कवर कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, ठीक है। तो इस तरीके हम से मैं, मिलके बताएंगे, मतलब मैं और मैम मिलके बताएंगे हर चीज, है हाँ ना? होस्ट और दोस्त हूँ ना। हाँ एग्जैक्टली। चलिए सर, तो चलते हैं आज। जैसे कि हमें 700 प्लस के बारे में बताना है बच्चों को। कई बच्चे तो कहते हैं कि ये बहुत टफ है स्कोर करना। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ सर, इज इट रियली टफ टू स्कोर 700 नाउ डेज? पहले जब हम पढ़ाते थे ना, आज से 3-4 साल पहले, तो मतलब 700 प्लस बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगता था भाई किसी बच्चे ने 700 प्लस कर दिया, कितनी बड़ी बात कर दी। लेकिन 2020 के बाद से, मतलब जब 720 आउट ऑफ 720 आया दो लोगों का, और फिर 2021 में भी हमें लगा कि जैसे फिजिक्स का पेपर इस बार थोड़ा लेंदी आया था, टफ नहीं आया था, बट इट वाज टेकिंग टाइम, बट स्टिल पीपल हैव डन सो अमेजिंगली। हमारे कुछ बच्चों ने भी 160 तक भी स्कोर कर दिया, 165 तक कर दिया। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो बोलूंगा बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो अगर बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करता है पूरे साल, और सारी चीजें जो भी टीचर्स बताते हैं उसको फॉलो करता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्चुअली, है ना? तो 720 भी इम्पॉसिबल तो टेक्निकली वो भी नहीं है, तो हाँ, 700 प्लस भी इम्पॉसिबल नहीं है कहीं भी। ये तो है सर। मतलब कि मैंने देखा था लास्ट 2018 में जब कल्पना की रैंक 1 आई थी तो वो 692 पे आई थी। उसके हाँ बाद 701 हुआ, उसके बाद 720 720 ही चल रहा है। मैम, थोड़ा कंपटीशन देखो, हमने भी बढ़ा दिया है उसके बाद से, फिर हम भी अब आगे ये हम भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो थोड़ा बच्चे हमें बोल भी सकते हैं कि सर आप लोगों ने बढ़ा दिया, बट हम तुम्ही को तो पढ़ा रहे हैं एक्चुअली, है ना? तो फायदा हाँ, तो तुम्हारा भी है। यस। तो Exactly. सर आज सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ अ स्टूडेंट कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम डेली स्केड्यूल। मतलब हम्म हर दिन का जो एक मैप है वो कितना जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर हफ्तों का बनाते हैं, मंथ का बनाते हैं, और हम्म। फिर जो एक दिन नहीं होता वो अगले दिन पे टाल देते हैं। तो यहाँ पे जो एक बच्चा है जो डेडिकेटेड है कि हमें 650 प्लस 700 तक आए मार्क्स, मेरे को मेरा बेस्ट कॉलेज मिले, तो उसके लिए हम्म। डेली शेड्यूल कितना जरूरी है? हाँ मतलब ऑब्वियसली, हम जैसे अब हम तो एग्जाम हमें नहीं देने हैं, हम तो चलो अब, है ना, आगे बढ़ चुके हैं, हम्म। पढ़ाई से पढ़ा रहे हैं। तो स्टिल हमें भी डेली स्केड्यूल की जरूरत तो पड़ती है। मतलब कोई भी इंसान हो, कोई भी काम कर रहा है दुनिया में, तो ही नीड्स अ डेली स्केड्यूल। तो मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूँ कि आप सोने से पहले रात में ही एक बार प्लान कर लीजिए कि कल क्या क्या करने वाले हो,
एंड नेवर प्लान फॉर नंबर ऑफ आवर्स दैट यू विल स्टडी, प्लान फॉर कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अगर वो किसी दिन थोड़ा जल्दी हो गया तो आप थोड़ा उस दिन कम पढ़ लो, मतलब, और किसी दिन ज्यादा टाइम लग रहा तो ज्यादा पढ़ लो। दैट वे आप बहुत ज्यादा वो भी नहीं होते है ना, बर्नआउट नहीं हो जाते, वरना आप लगातार रोज एकदम 12 घंटे 14 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हो। वैसे मेहनत तो करनी है, बट आर्स का नहीं बल्कि टारगेट का होना चाहिए आपके दिमाग में कि इतना मुझे खत्म करना है। सो मैं रात को क्यों कह रहा हूँ करने के लिए तैयार, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ के अगर विल पावर सुबह लगाओगे प्लानिंग में, तो आधी विल पावर प्लानिंग में ही चली जाएगी। फिर मन करेगा चलो ठीक है थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, हल्की सी नींद आ रही है, ठंड हो रखी है ना, रजाई में घुस जाते हैं, फिर तो हो गया। इसलिए रात में प्लान करो, सुबह उठ के सिर्फ एग्जीक्यूशन में ध्यान दो। प्लानिंग शुड बी अ वेरी क्रिस्प थिंग, छोटा सा टाइम लगना चाहिए प्लानिंग में, वरना प्लानिंग करने में मजा बहुत आता है मैम, मतलब मेरे टाइम पे बहुत मजा आता था मेरे को। मतलब कुछ नहीं किया, मैंने कैलेंडर लगा रखा था, वो ठाकुर प्रसाद का आता था ना, अच्छा। उसमें मैं एक एक दिन काटता था, अच्छा एक दिन और गुजर गया, एक दिन ओ। पहली बार घर से निकला था, तो दोस थिंग्स हैपेंस, तो उससे आप बिल्कुल अलग रहो। बाहर जाके प्रिपरेशन क्या, आप भी कोटा वाले हो सर? कोटा वाला, मैं कोटा गया था, बट बहुत लंबी कहानी है मैम, तबीयत अच्छा तबीयत खराब अच्छा, हुई तो फिर वापस आराम भी से आ उस गया था। पे एक सेशन बनाएंगे। होम सिक, उस पे कभी एक बार और बात करेंगे कभी। ठीक है ठीक है ठीक है। यस। मैं तो इतना डर, मैं तो बहुत बड़ी डरपोक थी सर, मैं तो कभी कोटा गई नहीं, किसी ने बोला भी, मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना, मुझे घर पे ही रहना है। अच्छा। तो सर आपके इस वाली हम्म। बात से कि रात में अपना टारगेट बना लो, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे एक सेक्शन हमें लेना चाहिए, सर्दियों में पढ़ने के तरीके, हर साल हम लेते हैं। आई थिंक वो टाइम आ चुका है कि हम इस साल भी ले लें ये वाला। एग्जैक्टली, मतलब लिटरली ऐसा होता है कि खुद रजाई में से निकल के आते हैं, आज लें या सेशन ना लें, और फिर जाके बच्चों को ज्ञान देते हैं कि हाँ कि सर्दियों में। बच्चों छोड़ दो ये रजाई गद्दे जाओ। नहीं, बट वैसे बच्चों के लिए साल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो सारे साल इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट तुम्हारे लिए बेटा आप ये मान के चलो कि बस एक बार अच्छे से कर लेना इस बार। अब बिल्कुल। कहने को तो यही है कि अगली बार मेडिकल कॉलेज में जाके सो लेना, वैसे रियलिटी तो ये है कि वहां पे भी करना ही पड़ेगा पढ़ाई। फिलहाल तो ऐसा बोल देते हैं आपको। तो एनीवेज। ये वाली बात बिल्कुल सही है बच्चों, डेली शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप नंबर ऑफ आवर्स, सर ने जैसे कहा कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि टारगेट कितना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन का टारगेट पर डे फिजिक्स केमिस्ट्री का बना रहे हैं, 100 क्वेश्चन ऑफ बायो बना रहे हैं, तो यू शुड कंप्लीट 100। क्योंकि अगर आपकी स्पीड बन गई तो इनिशियली माइट भी आप 3-3 घंटे ले रहे हो, बट जब आप डेली करोगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाए कि वो 3 घंटे घट के 1.5 घंटा रह जाए। तो एग्जैक्टली। टारगेट अचीव हो जाएगा, बट टाइम कम होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू नीड इन द फाइनल एग्जाम आल्सो। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप डेली हर दिन अपने टारगेट बनाएं। जैसे कि सर अगर कोई भी चैप्टर करा रहे हैं मैग्नेटिज्म, तो न्यूमेरिकल्स इतने होते हैं फिजिक्स में, मतलब कि मैं भी समझ सकती हूँ कि बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज भी एटलीस्ट आप 50 न्यूमेरिकल्स भी पर डे लगा रहे हो, तो 50 हो गए केमिस्ट्री के, 50 हो गए, 100 आप बायो के लगा सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी मिला के। तो 200 क्वेश्चंस का टारगेट तो एटलीस्ट आपका सेल्फ स्टडी का डेली होना ही चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स में एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, आप पहले तो वीकली टारगेट बनाओ बच्चों की, मेरे को इस वीक में कौन कौन से चैप्टर खत्म करने हैं, देन ब्रेक इट डाउन टू डेली टारगेट्स। मतलब वरना आप ना डेली टारगेट समझ नहीं पाओगे कि कितने क्वेश्चन करूं क्या करूं। आपके पास एक गोल होगा ना कि इस वीक मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, फिर आप उसको ब्रेक डाउन कर लोगे कि अच्छा 6 दिन है, मान लो 7वां दिन संडे आपको पूरा रिवीजन करना है, 6 दिन का आप ब्रेक कर लो कि इस दिन इतने क्वेश्चन कर लूं, इतने क्वेश्चन कर लूं, तो 6 दिन में पूरा चैप्टर या 2 चैप्टर जो भी आपने टारगेट बनाया खत्म हो जाएगा। सो आना तो डेली पे है, बट एक बार थोड़ा सा ओवरऑल आपको बड़ा टारगेट भी पता होना चाहिए वीकली क्या हमें अचीव करना है। होता क्या है ना, किसी दिन कुछ कम अचीव हो पाया, कोई कोई रीजन हो गया, बुआ जी आ गई, तो कोई बात नहीं, अगले दिन थोड़ा और एफर्ट मार के वो दोनों दिन का आपने मेंटेन कर लिया, तो ऑन एन एवरेज फिर आप ऐसे मेंटेन कर पाते हो। वरना फिर डिप्रेशन आता है कि अरे आज सोचा था हो नहीं पाया, हाँ, तो अगले बैकलॉग। दिन ऐसा फील होता है उठते ही कि अरे आज कैसे होगा। हाँ, तो बिल्कुल दैट वे यू कैन थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा, एक वीक में जो टारगेट किया था वो खत्म कर लो बस। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज सर ने बताई फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि फिजिक्स का थोड़ा सा फोबिया नीट वाले बच्चों को रहता है। तो हाँ। यहाँ पे अगर आप डेली करोगे तो अल्टीमेटली आप अपने फोबिया से भी फाइट कर रहे हो और उसे ओवरकम भी कर रहे हो साथ ही साथ। तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट कि डेली टारगेट्स बनाना और उसे अचीव करना। समहाउ अगर अचीव नहीं भी हुआ है तो नेक्स्ट डे उसे कॉम्पनसेट करना और उसे कंप्लीट करना। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर ना प्रेशर रहे, ना बैकलॉग रहे, कुछ ना रहे। आप टेंशन फ्री होकर नेक्स्ट डे अपना पढ़ सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। अब सर नेक्स्ट पे चलते हैं, लर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप।
तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे 6 आवर्स पर डे आपकी क्लासेस हो सकती है, वाईटी क्लासेस हो सकती है, या फिर कोचिंग हो सकती है, ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों को बड़ा आता है, मैम 13 घंटे क्लास को इंक्लूड करके पढ़ना है या एक्सक्लूड करके पढ़ना है? तो पहला तो शौक इनका यही रहता है। तो पहले ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मतलब 6 घंटे की क्लास और फिर 13 घंटे और पढ़ाई है ना, तो 13 और 6 18 कितने, घंटे सर, 18-19 घंटे। हाँ 18-19 घंटे पढ़ेंगे। तो बेटा जो आप क्लास में करते हो पढ़ाई ही तो होती है, और जो चीज आप खुद 3 घंटे में पढ़ते हैं वो हम आपको 1-1.5 घंटे में पढ़ा देते हैं ना, सो दैट इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड। यस मैम, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो ये डाउट में जो 13 आवर्स, जैसे कि अभी आप टॉपर्स की वीडियोस देखकर ही आए होंगे यूट्यूब पे, ऐसे ही तो इतने व्यूज नहीं आए, देखे ही होंगे तुमने जो इतने व्यूज बन रहे हैं उनके। तो 13 आवर्स जो वो पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग क्लासेस हैं। ये क्लासेस आपकी प्लस की भी हो सकती है, जैसे आप हमारे बैच के हैं। ये क्लासेस आपकी ऑफलाइन की भी हो सकती है, अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं, या यूट्यूब पे अगर अपना चला रहे हैं लेक्चर तो वहां पे भी हो सकती है। तो ओवरऑल हर बच्चा 6 घंटे की क्लासेस करते हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज उसकी 4 क्लास होती है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। अब आते हैं बाकी के जो घंटे हमारे बच्चे 6-7 घंटे। अब 6 to 7 आवर्स में हम क्या देखते हैं कि बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, एक ब्रेक लेके। तो सेल्फ स्टडी का सबसे बेहतरीन पैटर्न फिजिक्स का क्या हो सकता है सर? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा तरीका अलग है कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि जो आपको हम क्लासेस देते हैं, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो वाईटी की हो, वी डू द थ्योरी और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। देयर आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। अब अगर 2021 का पेपर आपने देखा है तो हमारे जो क्लास में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। तो कई बार बच्चे ना वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपका सिंपल सा तरीका है सेल्फ स्टडी का। 1 घंटे की अगर क्लास हुई है तो उसी दिन आप ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स में पूरा सेशन रिवाइज कर लो। रिवीजन में क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जो भी सर ने पढ़ाया था, जो भी फॉर्मूले आपको देखने को मिला, जो भी आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली, लिख लो। और जो भी क्वेश्चंस उसमें हुए उनको आप दोबारा सॉल्व करो। सो दैट वे आपका क्लास रिवाइज हो गया मैक्सिमम 30 मिनट्स में। अब उसके बाद आप जो भी बुक सॉल्व करते हैं, जो भी आप मॉड्यूल लगाते हैं ना, उनमें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आप किसी कोचिंग का भी मॉड्यूल देखोगे तो चलो वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेट नहीं करते, बट फ्लो वैसा ही होता है कि सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के होंगे। तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप, कोई बड़ी बात नहीं है, सेग्रीगेट कर लोगे, उसको आप सॉल्व कर लो, तो वो टॉपिक वहीं का वहीं उस दिन का खत्म हो गया। मतलब दिस इज द बेस्ट वे, जहां पे कोई बैकलॉग नहीं आता, जहां पे आपकी थ्योरी क्लास रिवाइज हो जाती है, जहां पे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और एक और चीज मैम, इनके लिए मैंने एक और सीरीज भी चालू करी है स्पेशल क्लास पे, जहां बैकलॉग एक्सप्रेस? नहीं वो नहीं, वो तो चलो है अभी। एक मैं अच्छा, इनको ना डीसी पांडे की जो बुक है, सबसे स्टैंडर्ड बुक है, हाँ सबसे वो भी अच्छे। मैंने देखी है, डीसी पांडे। हाँ, तो वो मैंने इनको सॉल्व कराने का अभी शुरू किया है। अभी कुछ दिनों से वो बंद है, बट यस इट विल अगेन स्टार्ट बच्चों, नेक्स्ट वीक से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये होता है कि बच्चों को ये डर रहता है कि सर हमने पढ़ तो लिया बट क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो क्वेश्चंस जब नहीं। आप उस सेशन में आओगे, आपको हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आएगा, और आपके सामने होगा, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन डर के मारे नहीं होते आपसे। जो हाँ, क्वेश्चन होना है वो डर के मारे नहीं हो पाता, वो डर सारा का सारा निकल जाएगा। फिर आप उसी बुक को दोबारा लगा लो, या फिर कोई और बुक जो आपके पास है वो सॉल्व कर लो। दैट विल लिटरली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि 2021 में हमने यही देखा है, जिसने भी प्रैक्टिस करी है ही हैज गॉट गुड मार्क्स इन फिजिक्स। जिसने भी प्रैक्टिस में कमी छोड़ दी, सिर्फ थ्योरी पढ़ के चला गया, ये सोचा कि मेरा वन शॉट वीडियो हो गया तो मेरा हो गया तैयारी, उसके नंबर थोड़े से कम रह गए हैं। तो वी डोंट वांट दैट, और हम आपको अभी से ही सारा का सारा प्रैक्टिस कराना शुरू कर रहे हैं। सो दैट वे फिजिक्स में आपका मतलब सॉर्टेड रहेगा काफी हद तक। यस, ये बहुत अच्छी चीज सर ने बताई कि सबसे पहले तो रिवीजन कैसे करनी है फिजिक्स की, क्योंकि कई बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता कि क्लास ओवर हो गई और अभी भी लग रहा है कि हम क्या करें। तो हाथ हम्म, में क्वेश्चन सॉल्व करना टॉपिक वाइज बहुत जरूरी है, और क्लास को रिवाइज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही सेम पैटर्न में बच्चों को बायो में भी बताती हूँ कि बायोलॉजी में जो भी टीचर लिखवा रहा है, खैर हर टीचर एनसीईआरटी तो पढ़ाता ही है क्योंकि हमारी तो वही किताब है बस। तो एनसीईआरटी हमने पढ़ा दिया, तुम्हें समझा दिया, उसके एग्जांपल्स बता दिए, सब बता दिए, बट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी तो तुम्हें ही पढ़नी पड़ेगी। तो यानी लेक्चर के बाद 1 आवर का जो लेक्चर है उसके बाद सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने में। सिर्फ उसकी रीडिंग लगाओ, और फिर उसके बाद सीधा बुक लो जिसमें पीवाई क्यूज हो और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, बस प्रैक्टिस कर लो। बायो तो इस तरीके से याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है बायो को याद करना। अब आते हैं सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? आज हमारे साथ केमिस्ट्री टीचर नहीं है।
हाँ, तो केमिस्ट्री में तो अब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम्म। इनऑर्गेनिक के बारे में तो यही बोलते हैं कि भाई बस रटना है, मतलब रटना है ना? तो इनऑर्गेनिक इज टोटली हम्म। रिमेम्बर करना है आपको। तो उसके लिए जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं पहले, जिनसे मैंने बात करी है, वो यही बताते थे कि सर हम तो सुबह-सुबह ना स्लॉट बुक कर चुके थे इनऑर्गेनिक का। इवन अच्छा। मेरा जूनियर जो मेरे साथ बैठता था बैंगलोर में, सो ही आल्सो क्रैक्ड द नीट आफ्टर, है ना, लेटर ऑन। तो वो भी हाँ। यही करता था, सुबह-सुबह इनऑर्गेनिक पढ़ता था क्योंकि उसका वो वीक था। अच्छा। अब जिसका ना फिजिक्स वीक होता है, उसका थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री भी थोड़ा-सा वीक होता है क्योंकि हाँ दोनों हाँ हाँ, सिमिलर ये बात आप सही कह रहे हो, है। मैथ्स है ना दोनों में बेसिकली। हाँ, तो थोड़ा-सा फिजिकल में आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप चीज़ों को समझें ज़्यादा अच्छे से, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको रट रहे हैं, है ना? तो हाँ। थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करिए, थोड़ा-सा उसको भी फ़ील करिए जैसे आप फिजिक्स में करते हैं, तो थिंग्स विल बी बेटर, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं, देन यू विल बी एबल टू डू इट। बाकी ये। जो बुक आपको आपके टीचर्स करने को कहते हैं, आप वही बुक करिए। अब बाकी सब सही है, बाकी थोड़ा एनसीईआरटी का ही जलवा रहता है केमिस्ट्री में भी, सो हाँ। फिर भी थोड़ा-सा सॉर्टेड रहता है ना? तो मेन बुक तो मुझे जितना पता है एनसीईआरटी ही सर मेन मेरे बुक है। को याद है, ऑर्गेनिक मेरी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। खैर मैं बोर्ड लेवल का पढ़ती थी उस टाइम हाँ। पे, क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन नहीं करनी थी। तो बोर्ड्स में मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे। तो मैं इसमें क्या करती थी, अक्सर जब भी केमिस्ट्री में पढ़ के क्लासरूम से आती थी, तो हुँ। फ्लो चार्ट्स बनाती थी वो रिएक्शन के ना, कन्वर्जन रिएक्शन के। हाँ, तो कई बार क्या होता था कि आप मीथेन से इथेन बना रहे हो, तो ये स्टेप अप हो गया क्योंकि आप एक कार्बन ऐड कर रहे हो। तो जब हाँ, कार्बन ऐड करना है तो मेरे पास क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं उससे ऐड करा दूँ। तो आप वो सोचते थे पूरा हाँ, उसपे, है ना? तो फिर मैं वो हाँ, सारे ऑप्शंस लिख लेती थी कि ये हुँ, 5 चीज़ें अगर ये डालूँगी तभी मेरा स्टेप अप होगा, वरना वो ऐड नहीं होगा कार्बन। ऐसे ही मैं स्टेप डाउन लिखती थी कि 3 से अगर 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना है तो मतलब कि मुझे एक हटाना है। तो हटाने हाँ, में क्या-क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं एग्ज़ैक्टली। सारी प्रोबेबिलिटी एक जगह पे लिखती जाती थी, लिखती जाती थी, लिखती जाती थी। बहुत बढ़िया, तो मतलब दैट मैं इज़ अ वेरी नाइस थिंग, हाँ, और एक दिमाग का फ्लो बन जाता है उससे, फिर आप सोच पाते हो कि एग्ज़ामिनर कैसे सोचेगा, आप उस तरीके से सोचने लग जाते हो, सो दैट इज़ अमेजिंग। ये बहुत हाँ, अच्छी चीज़ बताई तो आपने। ये वाला फ्लो चार्ट मेरे बड़े रहते थे कि स्टेप अप, स्टेप डाउन। अब अगर वो बोल रहा है कि मीथेन से एल्डिहाइड कैसे बनना है, तो भी मैं सारे ऑप्शंस लिख लेती थी कि ऐसे हाँ, कौन-कौन से रिएजेंट्स हो सकते हैं जो मेरा एक एल्केन से एल्डिहाइड बना सकता है। तो ये ऑसम। सारी प्रोबेबिलिटीज़ मैं जितनी हो सकती थी लिख लेती थी। उसके बाद में कोई भी कन्वर्जन हो, एक बार याद हो गया तो कर लो बैठ के आराम से। मैम की बातों से लग रहा है मैम की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, बातें तो बहुत। केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी। हमारा केमिस्ट्री तो हमारी तो लड़िया केमिस्ट्री नहीं डुबाई थी, मैथ्स और फिज़िक्स बढ़िया था हमारा। आज भी मैं देखती हूँ मेरे घर पे अगर फ्लो चार्ट्स पड़े होंगे, मैं डॉक्टर के.एस. वर्मा सर से पढ़ी हूँ, उनकी बुक्स आती है आईआईटी जेईई की केमिस्ट्री की। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो रामजस में मेरे टीचर भी थे और मैं वहाँ पहले पढ़ती थी उनसे, तो उनके अगर ओके, फ्लो चार्ट्स आज भी होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाते थे सर हमें। ये सही है, दैट विल बी सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत मज़ा आता था उनसे पढ़ के। तो सर अब सही। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हुँ, नेक्स्ट है हमारे सेल्फ नोट्स। आपको क्या हुँ। लगता है कि बच्चों को खुद से नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, या सिर्फ जो लास्ट के 10 दिनों में बँटते हैं ना सर, आपने अक्सर देखा होगा, मैंने बहुत चिढ़ाती हूँ इस बात पे कि लास्ट के 10 डेज़ में आओगे, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, इसी से ही आएगा, इसी से ही आएगा और आता नहीं है। ये ना कॉलेज में होता था, तो मैंने कॉलेज में देखा था, ये एनआईटी में भी ऐसा होता था कि हुँ, एक रात पहले ना जो जेरॉक्स की दुकानें थी, वहाँ पे खूब लंबी लाइन लग जाती थी। दिवाली हो रही होती थी वहाँ पे। हाँ, तो मुझे लगता था सब मैगी खाने आए हैं, मैगी भी मिलती थी वहीं पे, बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये तो नोट्स लेने आए हुए हैं यहाँ पे सब के सब। हाँ। तो तो ये अपने नोट्स के साथ एक चीज़ होती है, आपकी विजुअल मेमोरी बन जाती है आपकी खुद की। हुँ, तो जैसे जब मैंने गेट पैक किया था, तो एक रियलाइज़ करी थी एक चीज़ कि जब मैं पेपर दे रहा था ना, तो जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसकी विजुअल मेमोरी थी, और जब मैं हुँ, थोड़ा भी फोकस कर रहा था, तो मैं देख पाता था वो चीज़, मतलब दिखती थी, क्योंकि बार-बार देखा हुआ है, खुद का लिखा हुआ है, तो चीज़ें हुँ, अच्छे से याद हो जाती हैं। एंड ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज़ व्हेन यू आर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स, यू आर राइटिंग एवरीथिंग, यू आर लिविंग दैट मोमेंट, और उस येस। मोमेंट को जीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हुँ, अगर आप सिर्फ एक टीचर से पढ़ रहे हो, तो टीचर उस मोमेंट को जी रहा है, आप पता नहीं कितना उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करा के पढ़ रहे हो, तो मुझे याद हो जाएँगी चीज़ें यार सारी, मुझे थोड़ी ना एग्ज़ाम देना है। यू विल बिल्कुल। आल्सो हैव टू लिव द मोमेंट। तो मैं एक काम करता था, मुझे पढ़ाना बचपन से पसंद था, तो समटाइम्स आई यूज्ड टू टीच द फेलो स्टूडेंट्स एज़ वेल, कि देखो ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे-ऐसे होता है। सो टीचिंग एक्चुअली मेक्स यू, यू नो, वेरी फ्लुएंट विथ थिंग्स, जल्दी-जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अगर कर हुँ, सकते हो तो ये भी कर लेना, ग्रुप स्टडी में किसी को कुछ टॉपिक आपने पढ़ा दिया, किसी और ने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, अगर ग्रुप स्टडी करते हो तो, या फिर हुँ, दूसरा सेल्फ नोट्स बना के खुद को पढ़ाओ। खुद को बस हुँ, पढ़ाते-पढ़ाते कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे-ऐसे होता है, एवरीथिंग। सो दैट फ्लो यू विल गेट, और बहुत मज़ा आएगा। और सेल्फ नोट्स तो बना लोगे आप, नहीं बनाओगे तो हम भी आपको दे ही देते हैं वैसे तो, बट बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और दूसरी चीज फिजिक्स में फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, आप दिमाग में याद करते हैं कि Q1 Q2/R² हो गया फॉर्मूला। कई बार ना वो सच में दिमाग में इम्प्रिंट नहीं हो पाता है, तो आपको हमेशा फॉर्मूला ना लिख के चेक करना चाहिए कि क्या आप लिख पा रहे हो। लिखते समय अगर है ना उंगलियां लड़खड़ा रही हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, याद नहीं अच्छे से उसको याद करो। और इसमें मेरे पापा कहते थे कि बहुत पेपर बर्बाद करता है तू, है ना, बीइंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली, मुझे बोलते थे न्यूज़पेपर ले ले, देखो बर्बाद ही तो करना है ना। तो आई यूज्ड टू टेक न्यूज़पेपर और उसमें लिखा करता था मैं सारा। सो दैट दैट आल्सो यू कैन डू, है ना, छोटी छोटी जगह देखिए लिखते गए, दैट इज द बेस्ट रिवीजन फॉर फॉर्मूला इन केस ऑफ फिजिक्स। बाकी सेल्फ नोट्स का जैसे हमने बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बना के रखो, अभी से बनाओ। हाँ, ये तो सेल्फ नोट्स तो इवन चाहे बायो की भी बात करें, इवन केमिस्ट्री की भी बात करें, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत फॉर्मूलाज है, कन्वर्जन्स हैं जो आपने बनानी ही बनानी है। और बायो में बेटा अपने नोट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स हमेशा बनाने हैं, कौन सा सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है और वो क्या करेगा बॉडी में, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अगर एक चीज के 5 एग्जाम्पल है तो 5 एग्जाम्पल की आपके निमोनिक्स बनाने जरूरी है। तो बेसिकली बायो तो याद ही करना है, समझाने तो उसमें 10 चैप्टर होंगे, बट बाकी चैप्टर्स तो 28 चैप्टर याद ही करने, उसका कोई और शॉर्टकट ही नहीं है। अक्सर बच्चे सर हमको बोलते हैं कि आप रटवाते हो हमें, तो बायो में मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब कि मैं बायो में क्या कर रहा हूँ, मेरे को इनके दिमाग में रटवानी है हर एक चीज कि ये स्टेटमेंट ये थी, क्या एग्जैक्टली कर सकती हूँ मैं इसमें? सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है चुपचाप हाँ, उस पर मत्था टेको और जो वो चाहता है वो कर दो भाई, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा। मुझे लगता है कि हम इनको सुना रहे, बट मैं तो कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ, चलो मैंने रटवा दी पाए और नंबर तो आ जाएंगे इनके। तो ये तो याद करनी ही है, इनके तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है, और ये हाँ, याद होंगे लिख लिख के, जैसे सर ने बताया, लिखने से एक क्रिस्पनेस आती है और कंफ्यूजन आप अवॉइड करते हो एग्जाम वाले दिन। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बायो में भी जैसे छोटी छोटी चीजें, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो ये इन और डिपेंडेंट का फर्क आ गया, तो ये क्रिस्पनेस उसी बच्चे के दिमाग में होगी जो लिख लिख के याद कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट एवरीथिंग, भरो बैठ के कॉपियां हाँ, वो जितनी हो। हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाँ, दैट कोऑर्डिनेशन विल वही काम आएगा आपको नीट एग्जाम के समय पे। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप चलो। और फिजिक्स में एक चीज मैं आपको दोबारा बता दूं बच्चों की, आप फॉर्मूला नोट्स तो बना लेते हो, कई बार ना मैं बच्चों को ना फॉर्मूला याद होता है, हम्म। बट ये नहीं पता होता लगता कहाँ है वो फॉर्मूला। बहुत ही डेडली चीज है ये, बहुत ही डेडली। तो ये सच में मैं भी बहुत फेस की है। फोर्स के 2-3 फॉर्मूला है सर शायद, जितना मेरे को याद है, और मैं वहीं पर सोचती रहती थी कि यहाँ पे कौन हाँ, सा लिखना है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मैम आपने, जैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते हैं ना, हाँ, तो वहां पे जब एरिया कम होता है ना, तो उल्टी हाँ, चीजें होने लग जाती है। मतलब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो हाँ। जाता है। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वरना वो कंफ्यूज रहेगा, फिर वो फोर्स अपॉन एरिया लगाएगा तो गलत आंसर आएगा उसका। वो कंफ्यूज वाला बच्चा मैं ही थी फिजिक्स में, मैं आपको सच बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल दिया, सबसे ज्यादा मैंने स्ट्रगल इसी में किया है, और सर हाँ। मैंने सबसे ज्यादा एफर्ट फिजिक्स में किया है, क्योंकि मेरा कमजोर था। मुझे ये था कि ये मेरी परसेंटेज कम कर देगा ओवरऑल। तो अब मैं उसी पे मेहनत करती रहती थी पूरा टाइम, मैंने पूरी प्रदीप राइट। सॉल्व कर दी थी विद एग्जांपल सर, बट करती क्या थी, रट लो, क्या पता सेम आ जाए, क्या पता सेम आ जाए। सही है मैम, सही है। यही रहता तो है मेरे साथ। कंसेप्ट के पीछे भागिए, बाकी फिजिक्स एक ही चीज आपको करनी है, एक तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखना है, फॉर्मूला तो आप धीरे धीरे रट ही लेंगे, और प्रैक्टिस खूब करनी है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़नी है बेटा, हम्म। सो दैट वे यू कैन एक्सेल इन फिजिक्स। बिल्कुल सर। सर अब नेक्स्ट बात है कि प्रैक्टिस, हम्म प्रैक्टिस जैसे कि अगर हम डेली प्रैक्टिस शेड्यूल करें तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मिनिमम कितने क्वेश्चंस हम लगाएं, किस चैप्टर से लगाएं। जैसे कि आपके यहाँ हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं कुछ, तो हम्म बच्चों का अक्सर डाउट ही रहता है कि कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर लगाएं, और हाई वेटेज चैप्टर्स के हम कौन कौन सी जगह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वाली सबसे पहले तो लड़कियां भी सोच रही हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, बिकॉज इट मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वुमन का क्या होगा। दोनों वही के लिए यहाँ सबसे पे पहले। विमेन भी लिख देते हैं। यस, जोक्स अपार्ट। तो प्रैक्टिस में आप कोई भी बुक जब लगाते हैं बेटा, तो आपको खुद ही दिख जाता है कि कहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस है, कहाँ पे कम क्वेश्चंस है ना। सो दैट वे यू विल अंडरस्टैंड। दूसरी चीज ये होती है कि कोई चैप्टर अगर बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बट इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा वो ना हर बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे किसी बच्चे को लॉज ऑफ मोशन में नेचुरली थोड़ी सी ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है,
तो उसके लिए अच्छी चीज होगी कि भाई वो थोड़े क्वेश्चंस और किसी और बुक से उठा ले, किसी मॉड्यूल से उठा ले, एक्स्ट्रा कर ले। सो डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली कितना उस चैप्टर में कंफर्टेबल हैं, नहीं है तो थोड़ा और क्वेश्चन कर लीजिए। और दूसरा यार, तुम्हें पता ही है कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसको तो तुम लगाओगे ही। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मैं बता दूं, मैकेनिक्स में शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स से लेके अप टू ग्रेविटेशन। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, अब जैसे लॉज ऑफ मोशन है ना, तो 20 से 25 क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड उठा सकते हो, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और मैकेनिक्स जनरली आपको परेशान करता है, तो आप वो 20-25 क्वेश्चन इकट्ठा करके रख दो साइड में, कि जब भी मेरे को रिवाइज करना है मैं वही 20-25 क्वेश्चन लगाऊंगा। इससे ना आपका सारा कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा, और वो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप कर लेंगे जो जो एग्जाम में आते हैं। तो मैकेनिक्स से निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वरना मैकेनिक्स एकदम अथाह है। मतलब हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैकेनिक्स पढ़ी है अलग लेवल पे है, तो आप उस लेवल पे ऑब्वियसली आपको नहीं जाना है। अपने अपने एग्जाम के हिसाब से सोचो, अपने 25 से 30 क्वेश्चन इकट्ठा कर लो एक बार मेहनत करके, कि ये 30 क्वेश्चन है, ये कर लूंगा तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। पूरे मैकेनिक्स में ये चीज आप फॉलो करिए, उससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, और वहां से मैग्नेटिज्म वाला, वहां पे जितना ज्यादा क्वेश्चन करो उतना अच्छा है। तो मैकेनिक्स में एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना लो अपने, ये कहना चाह रहा हूं मैं सीधे शब्दों में, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन का अपना सेट ऑफ क्वेश्चन बना लो, वही बार बार करते रहो। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें आप मॉड्यूल के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए। जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। इनमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी। आई थिंक सर ये टिप तो बहुत ही कमाल की टिप है कि टीचर ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। हमें भी उस टाइम पे मिला होता तो हाँ मेरे और भी अच्छे नंबर आ रहे होते। मैम मैकेनिक्स में जब एक बार बच्चा चला जाता है ना, तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। वो कौन था महाभारत में, अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह चक्रव्यूह घोषणा आता था, उसको चक्रव्यूह। निकलना नहीं आता था। तो ये चक्रव्यूह है बहुत बड़ा। अरे बाप रे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आप दे देना क्वेश्चंस। तो देखो जनरली तो ये ना बच्चे पे डिपेंड करता है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि हर चैप्टर के बेस्ट 25-30 क्वेश्चन, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है। वाह सर वाह। दिस इज ओनली फॉर मैकेनिक्स, लेकिन बाकी चैप्टर तो आपको मेहनत करनी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये अच्छा मैकेनिक्स से बचने का हाँ जड़ी हाँ बूटी है आपको। यस। बिल्कुल। नाइस सर। अब इसमें बायो की बात करते हैं बच्चों। जैसे कि बायो के क्वेश्चंस हमें कितने प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी कि बायो के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करने चाहिए हमेशा। मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स देखी है जो बताना चाह रही है कि वहाँ के जो ऑर्थर थे, पब्लिशर्स थे, उन्होंने पीएचडी की हुई है। देखो बेटा, हमें उनकी पीएचडी देखकर कुछ नहीं करना, हमें अपने नीड से मतलब है ना बेटा। तो भटकने से अच्छा है कि अपने आप को पहले तो संभाल लो, अलर्ट रहो कि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नीट में पिछले 7 साल से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में भर लो। दूसरी चीज, एक यूनिट है हमारी जेनेटिक्स और दूसरी यूनिट है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये 2 यूनिट्स है जहां पे आपको दुनिया के जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब लगा दो। जहां से कंटेंट मिले, जहां से भी आपको कुछ मिले, इसको छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि ये दोनों यूनिट ही आपकी 150 मार्क्स की है। तो बेस लेवल तो आप यहीं से प्रिपेयर कर लेते हो। हाफ ऑफ द पेपर तो सिर्फ 2 यूनिट से प्रिपेयर हो जा रहा है। अब जैसे ज्योति है, ज्योति इतने बड़े बड़े कैप्स में पूछ रही है कि मैम बस पढ़ ले अपने मोटे मोटे चश्मे से कि एमटीजी इनफ है या नहीं। एमटीजी करने से बात नहीं बनेगी ना बायो में। बायो में नहीं बनेगी बात। एमटीजी करनी ही है, समझो बात को। इसके अलावा पीवाई क्यू भी करने हैं। इसके अलावा जो मैम डीपीपी देती है वो भी करनी है। हर चैप्टर के आपके 1000 क्वेश्चन होने चाहिए बायो में कम से कम। तब जाके आप 360 ऑन 360 की उम्मीद कर सकते हो, वरना आप 310 पे अटक जाओगे। ये रूल है बच्चों का। हमारे बच्चों के इस साल भी यूट्यूब से बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बट मैंने जितने भी मैक्सिमम बच्चों से पूछे वो 300 या 310 पे ही अटके हुए थे। 340 वाले में कहूँ तो 10% बच्चे थे, 350 वाले कहूँ तो 5%, और 360 वाले तो 1% होंगे। द रीजन भी प्रैक्टिस की कमी है। 1000 क्वेश्चन लगाओ पर चैप्टर, यही है एक सिंपल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल भी याद होंगे, गलतियां भी पता लगेगी, एनसीईआरटी भी याद होगी, द बेस्ट वे। ट्रू। तो ये तो था हमारा प्रैक्टिस का। और आई थिंक केमिस्ट्री में भी बुक पूछ रहे हैं, मैं एक बार इनको बता देता हूँ। हाँ तो जो सब सबसे स्टैंडर्ड बुक है, जो मैं हमेशा नाम लेता हूँ, वैसे हम जनरली बुक्स आपको बोलते हैं कि खुद ही डिसाइड करो, बट डीसी पांडे जो बुक है बेटा, दैट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड वन। और इसमें आप एक नाम जोड़ते हैं एचसी वर्मा का। एचसी वर्मा मैं आपको बता दूं, दैट इज अ वेरी गुड बुक, बट उसमें जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है ना, वो आपके लिए नहीं है।
ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स आप मत करना, ये जेई लेवल के हैं और जेई के लिए हैं। हालांकि इसमें से आप वो कर सकते हो जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, दे आर वेरी चैलेंजिंग येट दे डोंट टेक मच ऑफ अ टाइम। तो उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है, बट वो आपका ना कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। दे आर ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा करके। और मतलब ऑब्जेक्टिव 2 तो ऐसा है कि 10 क्वेश्चन करो तो 9 तुमसे गलत होंगे पहली बार में, ऐसा भी है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट होता है, वो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो एक्चुअली इनसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लीजिए इफ यू वांट, ऑप्शनल है वैसे एचसी वर्मा करना, आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद में आपके बहुत सारे बुक के नाम फेंकेंगे अभी, देखो जैसे बोलेंगे एररलेस, है ना, फिर बोलेंगे एक्सेलोरा, एमटीजी भी आ रहा है। एमटीजी भी आ रहा है। हाँ तो देखो एररलेस में मैंने बहुत एरर्स देखे हैं, एक्चुअली नाम उसका एररलेस है भले, बट मतलब हम जनरली उसको रिकमेंड नहीं करते, ऊपर से बहुत मोटी सी है वो, और आपको है ना दिक्कत बहुत होती है उसमें। तो अगर हाँ। आप मुझसे एक बुक पूछेंगे तो मैं डीसी पांडे ही बोलूंगा। सेकंड नंबर पे मैं एमटीजी फिंगर टिप्स की बात करूंगा, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। डीसी पांडे की खासियत ये है, इसमें सब है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, थ्योरी के अलावा फिर आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स तो मिलेंगे ही, लास्ट में पीवाईक्यू भी मिल जाएगा। सो दैट इज अ कंप्लीट बुक, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो दैट इज वाई मतलब मैं उसी को आपको प्रेफर करने के लिए बोलता हूँ। दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, कुछ गलतियां हैं उसमें भी, बट आपको पता चल जाएंगी कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सो दैट वे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा बुक के साथ, एक बुक के साथ अपनी कमिटमेंट दे दो, यहाँ ओके। पे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है ना। तो उसी बुक को आप बार बार सॉल्व करेंगे, दैट विल वर्क। मेरी ओके। डीपीपी भी आप कर सकते हैं, कोचिंग के मॉड्यूल्स भी आप कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग मॉड्यूल देन आपको जरूरत नहीं है फिर बुक करने की, है ना। तो वो आपके ऊपर है बेटा, क्योंकि मॉड्यूल में ऑलरेडी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सो अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप दोनों चीजें लगाओ, बिकॉज फिर टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत इशू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अभी क्या होता है मैम, इनको 40 क्वेश्चन करने में ही 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे आराम से लगते हैं शुरू शुरू हाँ के हाँ प्रिपरेशन हाँ, के बिल्कुल शुरू में तो लगता है टाइम। फिजिक्स का टाइम, धीरे तो धीरे प्रैक्टिस स्किल के साथ होगा। कम होगा टाइम। हाँ, तो अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हैं क्वालिटी बुक से, देन यू डोंट हैव टू रन फॉरवर्ड, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए आप इसके सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, आपका काम हो जाता है। तो बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, बी फोकस्ड, डू वन बुक और डू वन मॉड्यूल, दैट्स इट। फिर पीवाईक्यू करना है, बाकी फिर बाद में आपको टेस्ट देने हैं, उससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वेरी नाइस बच्चों। आई थिंक फिजिक्स का तो सब कुछ फंडा क्लियर है कि किस तरीके से आपको काम करना है फिजिक्स में। अब आते सर स्लीप पे। ये सोने की बड़ी दिक्कत है, प्लस वाले भी आधे टाइम रोते रहते हैं, मैम दिन में क्लास है, हमें नींद आती है दिन में। आपके तो चलो शाम में होती है मेरा तो ये तो एग्जैक्ट 3 बजे बिल्कुल होता है जो सोने का टाइम होता है दुखती रग पे हाथ रख दिया ये तो आपने। मेरा बच्चा भी जानते हैं आप, सिर्फ 2 महीने का है, 2.5 महीने का है और वो बिल्कुल सोने नहीं देता है तो ये तो आप यही मैं आजकल मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैसे मैं छुट्टियां मनाने में सोती रहती हूँ बस मेरे को बहुत नींद आती है आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ। तो हाँ, तो ये तो बहुत सही चीज लिखी है यहाँ पे, सिंगल स्ट्रेच में ही सोना है ना। ऐसे नहीं सोना कि 2 घंटे रात में सो लिया, 2 घंटे सुबह मॉर्निंग में, 2 घंटे दोपहर में। तो ये तो है। और अभी तो ठंड का टाइम है, तो ऐसा होगा कि कई बच्चे जल्दी सोएंगे और लेट उठेंगे। बट हाँ हाँ, बी विजिलेंट ऑफ द फैक्ट कि भाई आपका ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये 6 to 8 आवर्स वाला ना बहुत बहुत सही चीज लिखी है मैम, मतलब आपने, आई टोटली अग्री। मतलब आप उतना देखोगे, करना ही चाहिए हाँ, सर, वरना ये क्या रिटेन करेंगे पूरे दिन भर में। कई लोग ना मोटिवेट करने के चक्कर में कहते हैं कि 4 घंटे सो जाओ, बिलियनियर सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, ये होता है वो होता है। देखो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं, सीधा इफेक्ट आता है यहाँ पे, हाँ मेमोरी आप अच्छे से रिटेन नहीं कर पाओगे। और मैं आपके सामने अभी एग्जांपल बैठा हूँ, बहुत सच बता रहा हूँ, अभी जो हुआ 1-2 महीने में मेरे साथ, क्योंकि मैं सो नहीं पाया हूँ ढंग से, तो मैं कई चीजें भूलने लग गया हूँ आजकल। मतलब कई चीजें ऐसे अचानक से याद करो, याद ही नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। माइग्रेन का इशू भी हो गया था, बच्चों को पता है सब मेरा। तो तो ये सब एकदम रिलेटेड है, साइंटिफिकली प्रूवन है। कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए आपको। अब उसके बाद एक पर्सनल वो भी होता है कि जैसे मेरे साथ है कि मेरे को 7 घंटे की चाहिए, हो सकता है आपका काम 6 घंटे में हो जाता होगा बच्चों। तो इसीलिए मैम ने देखो रेंज लिख दिया 6 to 8 आवर्स। 8 फिर भी चलो थोड़ा हायर साइड में है, बट 6 to 7 अगर आप रखोगे बेस्ट है। 6 में काम चल जाता है, बहुत बढ़िया है। 7 में काम चलता है, 7 कर लो। नींद का टाइम अगर आप चुरा के पढ़ाई में डालोगे तो दोनों तरफ नुकसान होगा, नींद में दोनों भी नुकसान होगा कहीं और पे पढ़ाई भी में भी हो जाए। नुकसान होगा। हाँ, यस, और लॉन्ग रन में से ये ना थक जाएंगे। देखो आप आज एग्जैक्टली। जोश में बहुत सब बोल देते कि आओ मेरे साथ पढ़ो, हाँ ठीक है, हाँ सुबह 4 बजे उठ के, तो सुबह 4 बजे उठ के बच्चा पढ़ भी लेगा
तो उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं। कैन दिस बी फुलफिल्ड फॉर अनदर 3 months? क्या मैं कह सकती हूँ कि ये बच्चे जितने भी हैं, चलो आज हम जोश भी भर दे, हम सब उठा के इन्हें 4 बजे भी बिठा दे, 5 बजे भी बिठा दे सुबह सुबह, बट क्या ये फॉलो कर पाएंगे 3 months? बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। वही चीज करनी चाहिए ना जो रियलिस्टिक है, जो फॉलो हो सके। हाँ, शॉर्ट टर्म होता, 2 दिन की बात होती, 3 दिन की बात होती, हम्म। देन इट वाज फाइन। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के जो होते हैं, वो मान लो कल एग्जाम है तो आज रात को पूरी रात पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देके आते हैं, फिर सो जाते हैं। हम्म। तो दैट वे इट वर्क्स, है ना, 1 डे का टारगेट था। हाँ, यहाँ कई बार मैंने देखा है कि रात रात में भी जैसे कई बार हम लोगों ने भी यही किया कि रात में आ जाओ बच्चों, रात में पढ़ाएंगे 9 बजे से, बट वो हम्म अनरियलिस्टिक है। मैंने खुद ने भी ये ट्राई किया कि चलो यूट्यूब पे मैं 9 बजे लेके बैठती हूँ, 11 बजे खत्म करूंगी, कि हम्म रात में पढ़ लेंगे बायो, तुम रिवाइज करके फिर सो जाना, अपना आराम से सुबह उठना दूसरे सब्जेक्ट के लिए। बट ये भी हम्म अनरियलिस्टिक था, मैं नहीं कर पाई फॉलो, मैं ही नहीं फॉलो कर पाई, मैं इन बच्चों को कैसे बोलूं? तो हमें वही एग्जैक्ट चीज करनी है बच्चों जो हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सके विदाउट एनी बर्डन और स्ट्रेस। अगर आप हम्म बर्डन या स्ट्रेस लेके कोई भी अपना स्केड्यूल बनाओगे तो स्केड्यूल फॉलो करने के चक्कर में ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, पढ़ोगे तो तुम बाद में। और क्योंकि वो फॉलो नहीं हो पाया तो पैनिक हाँ। आएगी, एंजाइटी आएगी, फिर हाँ। लगेगा कि वही सब थॉट्स आगे बढ़ेंगे और लास्ट में ये लगेगा इस बार हाँ, छोड़ कि देते मेरा हैं, दोस्त तो देखिए अगली उठ बार रहा है, करेंगे। मेरा दोस्त रात में 4 बजे तक पढ़ा, मेरा दूसरा दोस्त हाँ, सुबह 4 बजे उठा, मैं तो 5 बजे उठता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो ये कंपैरिजन ओवर द टाइम ये सब बिल्ड होती रहेंगी थॉट्स। तो अपना एग्जैक्ट कंफर्ट जोन चुनो और उसको फॉलो करो जो आप हम्म कर सको आगे तक। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों स्लीप का। और आजकल तो आपको पता ही है सर्दियां वैसे भी हैं, तो इस टाइम पे आप कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी, दूध को थोड़ा अवॉइड करें, उससे ज्यादा नींद आती है। हम्म तो थोड़ा सा अवॉइड करो, ब्लैक कॉफी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इतने मोटे मोटे हो गए हो, सब फूल गए हो, तो अपना थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान रहेगा, पतले भी रहोगे। और उसके साथ मीठा कम खाना, जितना आप मीठा खाएंगे बेटा उतना जल्दी आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और इस टाइम तो वैसे भी गाजर का हलवे का टाइम है, मूंग दाल के हलवे का टाइम है। अवॉइड करना कि शाम के 6 बजे के बाद आप कुछ मीठा ना खाएं, क्योंकि उसके बाद नींद आपको इतनी तेज आएगी, इतनी तेज आएगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, और वो तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, बॉडी में रहता है शाम के बाद। मोटे हाँ। हो जाते, सिर्फ इनकी हेल्थ पूछो कई बार इनसे, जैसे मैं लेक्चर में पढ़ाती हूँ, मैं पूछती हम्म हूँ तुम्हारी हेल्थ के बारे में। लड़कियों को, आधी लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, लड़के अजीब से मोटे हो रहे हैं, कह रहे मैम हमारा बीच में से चर्बी आ गई पूरी पेट पे बढ़िया सी। तो मतलब अपने आप को फिट रखना भी जरूरी है भाई। इम्यूनिटी कम करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग पे ही पूरा स्ट्रेस डालने वाला है। हम्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ को भी साथ के साथ मेंटेन रखना है बाय ईटिंग प्रॉपरली इस टाइम पे। एग्जैक्टली, और अच्छा पॉइंट है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो ऐसे पढ़ाई को लेके बिल्कुल पागल मत हो जाना कि मेरे को दिन रात पढ़ना है ना। कई बार वो एक है ना ईगो इशू आ जाता है बच्चों के अंदर कि नहीं, मैं बाहर घूमने जाऊंगा तो मेरे को घर वाले जज करेंगे कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो वो सब मत सोचो, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। इफ यू हम्म। वांट वॉकिंग, वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, कोई भी बाहर आप निकलिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप करिए, बिकॉज दैट एक्चुअली सेंड्स ब्लड इन योर ब्रेन आल्सो, है ना। तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई में यहाँ बिल्कुल। चैट में कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मेरा 32 किलो वेट है, रोजी कह रही है मैम मेरा 32 किलो है। सर 32 किलो क्या होता है सर? मतलब क्या ये हेल्थ में इन्हें क्या बताऊं? एक कह रहे हैं मैं 65 किलो का हूँ, 90 किलो का हूँ, क्या है ये? मतलब इतने अनहेल्दी हो रखे, किसी का प्रॉपर वेट ही नहीं है अपनी उम्र के हिसाब से। या तो तुम्हें बिल्कुल कुपोषण हो रखा है बेटा, एकदम कम वाले हैं। बिल्कुल कुपोषित बनेंगे। और या तो खा खा के तुम बिल्कुल ही मोटे हो रखे हो। बीच का कुछ लेवल ही नहीं है। और फिर हम टीचर्स को बोलते हैं आके मैम आप मोटी लग रही हो। आप इनकी फोटो तो दिखती नहीं है हमें। हाँ, देखो बेटा, वैसे आपको मैं सिखाऊं, ये वैसे तो ये बॉडी शेमिंग होती है, ऐसे तो किसी को बोलते नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कभी भी। और देखो हम वैसे थोड़ा सा मैं भी अभी हो रखा हूँ चबी सा, ठीक है, हो जाएगा ठीक। बट है ना, आपको तो अभी 1 साल आपके लिए बहुत इनकी जो ट्रेनिंग है ना मैम, इनके लिए तो हम्म। ये साल बिल्कुल ट्रेनिंग की तरह है, जैसे आर्मी ट्रेनिंग होती है, वैसे हम्म। तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है ये। मतलब आपको फिजिकल फिटनेस भी रखनी है, आपको मेंटल फिटनेस भी रखनी है, आपको सब कुछ रखना है। हम तो अब घर गृहस्थी वाले लोग हो गए हैं भाई, हमारा तो बहुत सारा फैक्टर रहता है ऑल अराउंड। तो आपको तो भाई ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना है चीजों को। हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बेस्ट बुक्स फॉर बायोलॉजी। तो ये आपको सामने दिख ही रही है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एमटीजी ले सकते हैं, 20 अब PYQs इंपॉर्टेंट है। फिर हम्म। उसमें हम फिजिक्स की बात करें तो सर आप ऐड करा दो, मैंने डीसी पांडे जितनी मेरी नॉलेज में था वो तो आपको लिख ये सब दिया। पता है, आप सब जानते हो मैम, आपने सब कुछ डाल रखा है।
मैंने उतना तो ऐड कर दिया, बाकी आप ऐड करा दो मुझसे कि और क्या क्या इनके बोथ लिए। द बुक्स आर गुड। और यहाँ पे बस ना एक छोटा सा चेंज मैं करूंगा, ये जो थ्योरी है ना, एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिजिक्स अच्छा, की बुक में। ठीक सो है। हम एनसीईआरटी बच्चे को तब बोलते हैं, आप अगर पढ़ो, अगर आपको बोर्ड्स देना है तो हमसे पहले पढ़ लो, क्लास कर लो, फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग मारो तो आपको समझ में आएगा, वरना अच्छा, थोड़ा सा आपको कम समझ आता है। तो अगर थ्योरी में इनको रेफरेंस बुक चाहिए, जैसे थ्योरी तो हम पढ़ा देते हैं, इसमें ज्यादा थ्योरी होती क्या है, कंसेप्ट होते हैं, बट अगर कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो हाँ, क्लास नोट्स के अलावा एचसी वर्मा आप रेफर कर सकते हो एज अ रेफरेंस बुक यू कैन कीप। कि आपको कोई टॉपिक है, मन नहीं कर रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई कोई डाउट आ रहा है, उसको समझना है, एचसी वर्मा से आप पढ़ लीजिए। और एक अच्छी बात है, डीजी पांडे में भी काफी थ्योरी आपको गिवन है, थ्योरी फिर एग्जांपल्स, तो मतलब वो ओवरऑल बहुत ही इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग। पीवाईक्यूज भी हो जाते हैं उसमें, एम्स के पीवाईक्यूज भी आ जाते हैं, असर्शन रीजंस भी आ जाते हैं, सब टाइप के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो दैट इज अ होलसम बुक, आप यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम दैट। बाकी आप एचसी वर्मा रख लो थ्योरी के लिए और क्लास नोट्स कर लो, बस काफी है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया, उसी में इंक्लूड हो जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग डीजी पांडे, इफ यू आर डूइंग सम मॉड्यूल और समथिंग एल्स, तो सिर्फ 130 140 रुपए की दिशा पब्लिकेशन की आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 30 साल की आती है, वो कर लो आप। इसमें एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब आप पीवाईक्यू करते हो ना किसी भी चैप्टर का, तो लास्ट से स्टार्ट करो, रीसेंट ईयर से स्टार्ट करो, क्योंकि जो 2021 का, 20 का, 19 का जो आपको लेवल मिलेगा और जो रेलेवेंस मिलेगा वो बेटर मिलेगा, इंस्टीड ऑफ 1988 का क्वेश्चन, 1990 का क्वेश्चन है ना, वो वाला क्वेश्चन। तो आप पीछे से स्टार्ट करते हुए उस तरफ जाओ, क्योंकि जो इनिशियल वाले क्वेश्चन है ना, मतलब जो पुराने वाले क्वेश्चन हैं, वो आप ओरली भी सॉल्व कर लोगे, कई सारे ऐसे भी होते हैं। तो लास्ट से शुरू करो, तो 5 साल, 6 साल, 10 साल के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दे आर मोर रेलेवेंट टू योर पेपर। तो क्या होता है, शुरू से आप स्टार्ट करते हो, विल पावर खत्म हो जाती है, आधे में आके लास्ट वाले क्वेश्चन ही रह गए, रीसेंट वाले, पहले वो पहले। ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो पीछे से स्टार्ट करो फिजिक्स में आप। ठीक है। सर, बेस्ट बुक फॉर केमिस्ट्री आप ऐड कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए तो मैंने लिखी नहीं, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी लिखी हुई है, 20 मैम, पीवाईक्यूज इसमें लिखे तो हुए मैं सिर्फ एनसीईआरटी बोलूंगा, आई विल प्ले वेरी सेफ, बाकी एमएस चौहान वगैरह हैं, बट अब वो डिपेंड करता है ना, कि हैं। बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ये लोग केमिस्ट्री वाले सर से पूछ के आएंगे। यहाँ होमवर्क थोड़ा कम किया हमने। एग्जैक्टली। तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स है, ये मैं सारे चैप्टर्स के नाम लेकर आई हूँ सर, 11th 12th के। तो डू एंड डाई टॉपिक हम इनको बता के जाएंगे आज की क्लास में, कि कौन से इनमें से भी चैप्टर्स है जो डू एंड डाई टॉपिक्स है ये क्लास मजा 11th आएगा। के और 12th के। तो बच्चों, ठीक ये आप अपना इंडेक्स लेके बैठ सकते हैं, आपके पास लिस्ट है। तो आज इनमें से भी हम वो चैप्टर्स बताएंगे जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, डू और डाई टॉपिक्स है। ठीक है। तो मैं बायोलॉजी से शुरू कर रही हूँ, क्लास 11th के। तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन से शुरू हो रहा है, इतने 7 चैप्टर्स, और इसके साथ साथ पहले 4 चैप्टर्स, ये आपके डू और डाइट चैप्टर्स है क्लास 11th के, जिसका मैक्सिमम क्लास 11th यहीं से आता है। अगर 180 का है तो आप मान लीजिए कि 180 में से ये वाले चैप्टर्स आपके काफी अच्छे होंगे, 80 90 तक के होंगे, सिर्फ इतने से चैप्टर्स। बाकी चैप्टर्स बाकी। प्लांट फिजियो से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने ह्यूमन फिजियो से आते हैं। फिर आते हैं क्लास 12th के डू और डाई टॉपिक्स। उसमें आपको जेनेटिक्स की यूनिट दिख रही होगी पूरी बड़ी सी, ये फर्स्ट डू और डाई है। और रीसेंट 3 इयर्स में हम देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है बायोटेक। 5-5 क्वेश्चन हर साल इस यूनिट से आ रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 चैप्टर की यूनिट है। तो 5 क्वेश्चन, 5 4 20, 20 मार्क्स की ये हो जाती है, और ऊपर वाली 75 मार्क्स की। तो 95 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर से आप बना सकते हैं। तो ये सेकंड डू और डाई यूनिट है आपकी क्लास 12th की। इनको हमेशा पहले शुरू करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की याद करनी है। अब आते फिजिक्स की। सर, अब आप देख लीजिए और मेरे को बता दीजिए, मैं मार्क कर देती हूँ। यस मैम, इसमें मैं ना इनको एक क्लासिफिकेशन देता हूँ। सबसे पहले तो इजी और हाई वेटेज। ठीक है। तो आप ग्रेविटेशन से शुरू करके चैप्टर नंबर 8 से, हाँ। हाँ, ये हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, ये पूरा अपना ऑसिलेशन वेव्स तक सारा। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज एनसीईआरटी पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स, नीचे तक पूरा वेव्स तक। ठीक है। अच्छा। सो ये 11th में क्या होता है ना, पहला पार्ट पूरा मैकेनिक्स का है, जो शुरू का है ना, चैप्टर 1 से चैप्टर 7, दैट इज होल मैकेनिक्स।
अब यहीं पे सबसे ज्यादा नीट के बच्चों को दिक्कत आती है, बिकॉज मैकेनिक्स इज वेरी एनालिटिकल। तो वहां पे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको मैं मॉडरेट में रखता हूँ, हालांकि वेटेज इसका भी अच्छा खासा होता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको 11th अपना स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, जिससे कि आप एक उस जोन पे आ जाए कि अब मैं अच्छा कर लूंगा नीट में, तो आपको इन चैप्टर्स पे पहले फोकस करना चाहिए, ग्रेविटेशन से लेके वेव्स तक। दे आर वेरी इजी, मतलब एसएचएम भी, ऑसिलेशन भी है, तो डायरेक्ट एकदम क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, सीधा क्वेश्चन आता है। इवन दिस वेव्स, अगर आपको कंसेप्ट आता है, अगर आपको फॉर्मूला आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। थर्मल फिजिक्स तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस होते हैं, और 6 क्वेश्चंस आते हैं पूरे थर्मल फिजिक्स से, तो 24 नंबर का तो सिर्फ वही हो गया। अब बात अगर करेंगे हम पहले 7 चैप्टर्स की, है ना, तो उनका भी वेटेज अच्छा है, नो डाउट। बट इनका क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स में कुछ भी हो सकता है, मतलब। बट अगेन रोटेशन मोशन काफी मतलब मॉडरेट और हाई वेटेज में आता है। तो इसके लिए हमारे पास वही जुगाड़ है कि मैं आपको 30-30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का बना के दे दूंगा, जैसे आज हमने डिस्कस किया। तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फील विद गौरव सर इज द नेम, है ना। तो वहां पे आप आ जाइएगा, फील विद जीजी सर के नाम से है। अच्छा, तो स्पेलिंग क्या है सर, एक बार आप मेरे को स्पेलिंग बताओ, लिख देती हूँ। PHEEL विथ जीजी सर। जीजी सर है कैप्स हाँ में? हाँ, तो ये आप ज्वाइन कर लो, और यहाँ पे मैं आपको 30-30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का दूंगा, लाइक लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन। वो 30 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो दैट चैप्टर विल बी डन एंड डस्टेड। लेकिन हाँ, हाई वेटेज की बात करें, डू एंड डाई टॉपिक की बात करें, तो 8 से लेके 15 तक हर एक चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है। छोटा छोटा है, कम टाइम लगता है, एफर्ट कम लगता है, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, अब सर 12th पे चलते हैं। ये सर 12th का मेरे को जो मिला ये रहा। 12th में तो मैम डू एंड डाई, ये पूरा नीचे का मॉडर्न फिजिक्स। कम्युनिकेशन सिस्टम तो वैसे सिलेबस से हट चुका है, ये पहले होता था चैप्टर नंबर 15, हटा दो इसको। अपन हटा देते हैं। हाँ मैम। ठीक है। बाकी यहाँ से सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, एटम्स, डुअल नेचर, मतलब दिस इज सो इम्पोर्टेंट। 5 क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ से ये वाला, मॉडर्न। ये वाला, ये वाला, ये वाला 4 चैप्टर है सर, 11 से 14। यस मैम, यस। ओके। सो दिस इज मॉडर्न फिजिक्स बच्चों, और मॉडर्न फिजिक्स आपको पता होगा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट इज सो अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है बस, यहाँ पे कैलकुलेशन में अच्छा कर लोगे आप, तो डेफिनेटली आप अच्छा इसमें स्कोर कर जाओगे, है ना। सो दैट इज द पार्ट। और बाकी 12th एक्चुअली इजी है एज कंपेयर टू 11th। ऑप्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को मिला के आ जाता है। तो इसमें भी एनसीईआरटी पार्ट 2 तो बहुत अच्छा है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से, 5 क्वेश्चन उसमें से, मतलब आप समझ लो 9 क्वेश्चन मिल गए अगर आपने एनसीईआरटी पार्ट 2 कर लिया आराम से, आपके 9 से 10 क्वेश्चन हो गए। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये चैप्टर्स भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, सो दे आर ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। करंट में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लग जाता है ना, सो दे आर ऑल्सो इजी। तो आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को 12th में ज्यादा दिक्कत होगी। 12th में तो आप सारे चैप्टर आराम से करो, एकदम बढ़िया फ्लो में होता जाता है, अच्छा खासा प्रैक्टिस करो, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। 12th इज इजी, 12th का तो आप टेंशन लेते ही नहीं है। 11th का मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, मैकेनिक्स का क्वेश्चन दे दूंगा, 30-30 क्वेश्चन मैकेनिक्स का सॉर्टेड है। बाकी जो बात के एनसीईआरटी पार्ट 2 है वो अपन कर लेंगे आसानी से, ठीक है, तो हो जाएगा। yes. ये सर मतलब ये वाला हो चुका है हमारा क्लास 12th का पूरा। हाँ जी मैम, हाँ। ठीक है। और केमिस्ट्री का तो सर देखो मेरे को तो पता नहीं, आपको कुछ पता है? वरना फिर नेक्स्ट सेशन केमिस्ट्री वाले सर के सामने आएंगे। नो कमेंट्स मैम केमिस्ट्री के ऊपर। तो ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम हेल्प लेंगे। यहाँ पे हम अभी कोई कमेंट नहीं करते, क्योंकि गलत इन्फो देना भी बहुत बुरी बात होती है। तो इट्स बेटर कि विल वेट एंड विल अरेंज अ सेशन फॉर यू, जहाँ पे हम केमिस्ट्री के डू और डाई टॉपिक्स पे डिस्कस कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर से एक बार और सेशन बनाना पड़ेगा, वो हम जल्दी बनाएंगे। तो उसके लिए हेल्प हम फिर वहां पे टीचर से लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ये अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। एंड जैसे कि सर ने बताया, PYQs इम्पॉर्टेंट है, but you have to start from the recent year to the oldest one. ऐसे केमिस्ट्री में भी आप फॉलो कर सकते हैं, बायो में भी फॉलो कर सकते हैं, बट PYQs हैज टू बी डन। ये करना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों फॉर्मूला शीट, जैसे कि सर ने बताया, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं आपको फॉर्मूला शीट बनानी है और खुद से लिखनी है, जैसे कि लास्ट टाइम पे आपको फॉर्मूला लिखने में एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो। देखो रेफरेंस के लिए, हाँ मैंने बहुत ही सुंदर फॉर्मूला शीट बनाए थे पिछली बार, तो रेफरेंस के लिए आपको मैं दे दूंगा, और मैंने शेयर भी किया ऑलरेडी यूट्यूब के बच्चों के साथ, प्लस के बच्चों के साथ। बट कीप दैट एज अ रेफरेंस ओनली, समझो कि कैसे बनाया है सर ने, है ना, आपके पास सारा कुछ रहेगा। बट व्हेन यू राइट इट ऑन योर ओन, तो उसका फिर मजा ही अलग होता है ना, वो चीजें ज्यादा अच्छे से आपको याद रहती है। 11th नहीं दिया आपने, हाँ फिर अभी मैं 11th मैंने आपके शेयर नहीं किया है,
बहुत जल्दी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। 12th का मैंने कर दिया है। ठीक, ग्रेट सर। तो सर यहाँ पे अब हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक हमने सारी चीजों पे बात कर ली, डेली स्केड्यूल से लेके वीकली स्केड्यूल, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कैसे सोना है, कैसे खाना है, हम सब बात कर चुके हैं। और जिस बच्चे ने अब मेहनत करनी है वो करे और बहुत अच्छा स्कोर करे। तो हम तो ये कहेंगे रिलैक्स रहो, पैनिक मत करो, हम आपके साथ है, आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है और सब कुछ आपको मिलता है ऑन टाइम, डीपीपी से लेके सब कुछ। तो पैनिक मत करो, ऑल द बेस्ट है आप लोगों को। बट जाने से पहले जो बेटा हमारी नौकरी जो हमसे कहती है करने के लिए, हम वो कर लेते हैं। हाँ, हमारी नौकरी हमको कहती है प्यारी सी कि जो पैसे हैं प्लस के वो बढ़ जाएंगे 30 नवंबर से। ठीक है, तो अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट्स ऑलरेडी हैं, तो 30 नवंबर से ये और बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैचेस, सर का भी एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, ऑलरेडी 2 बैचेस चल रहे हैं हम दोनों के, नीट ड्रीम 1.0 2.0, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अभी सिलेबस नहीं हुआ है, अपने आप आराम से चल रहा है। ठीक है, तो 10% ऑफ के लिए आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं। आएंगे तो आप हमारे पास ही पढ़ने के लिए, जीजी लाइव कोड है सर आपका, है ना? यस मैम। और या आप जीए नीट कोड यूज कर सकते हैं, आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं, कोड के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है। आप हमारे बच्चे और आप हमसे आके पढ़ेंगे। Exactly. और जैसे कि मैंने आपको बताया, सर का नया बैच है जो 24 नवंबर से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं सर यहाँ पे फिजिक्स ले रहे हैं, द ए स्टीम बैच। यहाँ पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा रहे हैं। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन अगर किसी को 11th की करनी है तो वो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कल कॉम्बैट होगा भाई। स्कॉलरशिप टेस्ट मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, आप लोग देते क्यों नहीं हो। कॉम्बैट एक एग्जाम है जहां पे आप स्कॉलरशिप उठा सकते हो अपनी काबिलियत पे। तो कल 11 बजे, संडे को एवरी संडे होता है 11 बजे, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड पूछे तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, कोई भी लगा दो और फटाफट से कॉम्बैट ज्वाइन करके स्कॉलरशिप लेके हमारे बैच में आ जाओ। ठीक है, yes. तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सारा टाइम निकाला आज सेशन के लिए। आपने हाँ कि मेरे को तो बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो रिलैक्स्ड। बस मतलब सेम आपसे बात करना इज ऑलवेज अलग ही मजा होता है। ऑलवेज इट इज अ ब्लेसिंग आपसे बात करना। इट रियली फील्स वेरी और गुड। सेम यार। और काम सर नहीं होता है। एक सेशन यूट्यूब के लिए प्लान करते हैं सर्दियों में पढ़ने के तरीके, मेरे बहुत दिन से मन है वो वाला लेने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो टोपी ओपी लगा के आएंगे हम हाँ, लोग बस। वो मैं अपनी लाल टोपी, हर साल मेरी एक ही टोपी चलती है, लाल टोपी मैं घर से मंगा लूंगी, मैं वही लगा के आऊंगी। डेफिनेटली डन हाँ। डन। सर चलो लेते हैं सेशन, बच्चों को भी मजा आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। फेल्ट सो गुड। चलो बच्चों बाय बाय। मोटिवेशन अपना हाई रखिए। दिस टीम इज देयर फॉर यू, है ना? अच्छे से पढ़ाई करिए और पिछली बार की तरह इस बार भी मचाने वाले हैं हम लोग। यो, चलो बाय, टेक केयर किड्स, टेक केयर, बाय सर, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।